जयकाल आदाब, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो आप लोगों को पता है लोअर पीसीएस के लिए ये क्या है, आपके लोअर पीसीएस के लिए आप लोअर पीसीएस और आपका एक्साइज कांस्टेबल, आपका कौन सा एक्साइज कांस्टेबल के लिए क्या किया जा रहा है। कांस्टेबल के लिए 2026 के लिए आपका रिवीजन किया कराया जा रहा है। और ये क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए होने वाले हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। और ये क्लास नंबर आपकी क्या है, क्लास नंबर ये 4 है। इससे पहले 3 क्लासेस मैंने इसकी आपकी अपलोड कर दी हैं। और इसके बाद आपका साइंस एंड टेक बहुत तेज़ी के साथ आपका पूरा कंप्लीट में कराने वाला हूँ। तो आप लोग जो है क्लास अंत तक जरूर देखिएगा। अच्छे तरीके से आप लोगों को सारी चीज़ें और बेहतरीन क्वेश्चन आपको एक मतलब हाई लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और सभी का एक्सप्लेनेशन करेंगे अच्छे तरीके से, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है हमारा 112 नंबर। कह रहा है कि सिलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इकोसिस्टम इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। यानी कि जो प्रोडक्टिविटी की डिक्रीजिंग की ऑर्डर में अब क्या करना है, आपको सीक्वेंस से लगाना है। तो निम्नलिखित में से जो घटती उत्पादकता के क्रम में पारिस्थितिकी तंत्रों का सही अनुक्रम कौन सा है, ये बताना है। हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि पहला दिया है, ऑप्शन दिया है पहला है कि ओशियन, लेक्स या ग्रासलैंड, मैंग्रोव। क्या ये आपका घटता हुआ आपका है? तो नहीं है भाई। इसके बाद ये क्या है आपका, नहीं है। मैंग्रोव, ओशियन, ग्रासलैंड या लेक्स, ये भी नहीं है आपका। मैंग्रोव, ग्रासलैंड, लेक्स एंड ओशियन, ये है आपका आंसर। यानी कि सबसे ज़्यादा उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी आपको किसकी देखने को मिलेगी, तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आपकी मैंग्रोव की देखने को मिलेगी। उसके बाद कितना है आपका ग्रासलैंड, यानी सबसे तेज़ी के साथ आपका ये आपका बढ़ता है। उसके बाद ये आपकी, और आप लोगों ने देखा होगा जो मैंग्रोव के पेड़ होते हैं, है ना, जो मैंग्रोव के क्या होते हैं पेड़ होते हैं, वो क्या है ऐसे ऐसे बहुत तेज़ी के साथ है इनका प्रसार होता है। तो इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत तेज़ी के साथ देखने को मिलती है। उसके बाद ग्रासलैंड जो घास के मैदान होते हैं उनकी भी प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है। उसके बाद लेक्स, उसके बाद लेक्स में आप लोग देखते हैं जलकुंभी वगैरह बहुत सारी चीज़ें जीव जंतु पाए जाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे ओशियन, जो ओशियन है उसमें जो है सबसे बाद में लास्ट में आएगा, क्योंकि इसमें जो है आपका ये इस प्रकार के जो मतलब जैसे लेक्स वगैरह होते हैं उसमें इस प्रकार की जो पेड़ पौधे छोटे छोटे होते हैं वो नहीं होते। तो ये क्या है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इस प्रकार से, है ना। तो सबसे ये है आपका मैंग्रोव, ग्रासलैंड, लेक्स एंड ओशियन, यानी ओशियन सबसे बाद में रहेगा और आपका मैंग्रोव जो है प्रोडक्टिविटी में सबसे ज़्यादा सबसे पहले रहेगा। ठीक है, आपका ये याद रखिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है और 13 कह रहा है कि द साइक्लिंग ऑफ द एलिमेंट्स इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड। यानी कि जो साइक्लिंग होती है जो एलिमेंट्स की इकोसिस्टम में, उसको क्या कहा जाता है, इसके बारे में हमारा क्वेश्चन है। कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। तो बताइए, क्या रासायनिक चक्र कहते हैं, है ना। बताइए क्या रासायनिक चक्र कहा जाता है, या आपका जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है, या पारिस्थितिकी चक्र कहा जाता है, या भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। तो भैया क्वेश्चन का जो आपका लेवल रहेगा वो हाई रहेगा। उसके साथ में क्वेश्चन जो होंगे भाई बाइलिंगुअल होंगे। तो सभी लोगों के लिए ये बेहतरीन कंटेंट आपको लोगों को रहने वाला है। तो भाई बताइए इसमें क्या आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 113 है और इसमें क्या इसका आंसर हो जाएगा आप लोग बताइए, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि आपका बी वाला हो जाएगा भाई, जैव भू रासायनिक, यानी कि जैव भू रासायनिक चक्र इसमें देखने को मिलता है। और ये क्या होता है जैव भू रासायनिक चक्र। तो भैया पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न तत्वों और रासायनिक तत्वों के बीच में जो जैविक और अजैविक घटकों के बीच में जो चक्रीय जो आपका संचरण भू रासायनिक चक्र कहलाता है। यानी कि क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि कई जीव जंतु पेड़ पौधे क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए पेड़ पौधे क्या करते हैं, आपका सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं, उससे जो है अपनी जो मतलब केमिकल रिएक्शन के द्वारा अपना भोजन जो है बनाते हैं। तो ये भोजन बनाने का जो बनाते हैं उसके बाद पेड़ पौधों को खाकर जो है आपका मतलब ये क्या करते हैं, शाकाहारी जीव जंतु खाते हैं, फिर शाकाहारी मांसाहारी खाते हैं, और फिर उसके बाद मांसाहारी जब मर जाते हैं तो डिकम्पोजर क्या करते हैं, उनको भी अपना जो है भोजन बना लेते हैं। तो इस प्रकार से एक दूसरे पर क्या होता है, इंटरडिपेंडेंट होता है, ये याद रखिएगा। जैसा कि हमने बताया था कि हर एक ऑप्शन को हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे। तो भाई केमिकल साइकिल्स क्या होती है, केमिकल साइकिल क्या होती है, तो बताइए क्या होती है भाई। तो केमिकल साइकिल क्या होती है कि यह सामान्य रूप से रासायनिक पदार्थों के चक्रण को दर्शाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए
कोई सामान जो मतलब केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन चीज़ों को दर्शाता है। लेकिन जो जीवमंडल में तत्वों का जैविक अजैविक घटकों के बीच में चक्रण विशेष रूप से बायोलॉजिकल साइकिल मतलब इसके अंतर्गत कहलाता है। यानी कि ये रासायनिक चक्र के अंतर्गत क्या किया जाता है, बायोलॉजिकल 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 साइकिल इसके अंतर्गत कार्य करती है। किसके अंतर्गत, आपका रासायनिक चक्र के अंतर्गत। उसके बाद इकोलॉजिकल जो साइकिल्स होता है उसमें क्या होता है, तो भाई इकोलॉजिकल साइकिल्स में क्या होता है कि भैया कोई भी मानक विशिष्ट नाम नहीं है, मतलब बस ये है कि इसको आपका जो सारी प्रोसेस होती हैं पारिस्थितिकी तंत्र में उसी के अंतर्गत इसको रखा जाता है। उसके बाद जियो केमिकल जो साइकिल्स क्या होती हैं, भू रासायनिक चक्र क्या होता है, भू रासायनिक चक्र क्या होता है भाई, तो भू रासायनिक चक्र मुख्यतः क्या होता है कि जैसे जो मुख्यतः पृथ्वी के जो भौतिक भू वैज्ञानिक घटकों में जो तत्वों का जो चक्रण होता है, यानी कि जो पृथ्वी के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं, तो उन्हीं को जो क्रियाएं होती हैं उन्हीं को भू रासायनिक चक्र कहते हैं, ये याद रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 114 है, और 14 क्या कह रहा है कि भैया फाइटोट्रॉन इज ए फैसिलिटी टू, जो फाइटोट्रॉन है वो फैसिलिटी टू क्या है भाई, फाइटोट्रॉन किससे संबंधित सुविधाएं है ये बताइए, तो किससे संबंधित है, ग्रो प्लांट अंडर डिजीज फ्री कंडीशंस, कंजर्व इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, ग्रो प्लांट्स अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस, या प्रोड्यूस म्यूटेशंस इन प्लांट्स। तो बताइए आपका जो फाइटोट्रॉन्स किससे संबंधित होता है, तो ये आपका क्या है, आपको बताना है। तो क्या होता है फाइटोट्रॉन्स में, क्या होता है कि भैया क्या किया जाता है, ग्रो प्लांट्स अंडर द कंट्रोल्ड कंडीशन, यानी कुछ कंट्रोल्ड कंडीशन तैयार की जाती है, उसके अंतर्गत जो है आपका प्लांट जो है क्या किया जाते हैं, ग्रो किया जाते हैं, यानी कि उसको मतलब उनकी वृद्धि की जाती है। तो ये क्रिया जो क्या कहलाती है, फाइटोट्रॉन्स से संबंधित होती है, और फाइटोट्रॉन्स कहते हैं, इसको याद रखिएगा। तो फाइटोट्रॉन्स एक ऐसी सुविधा होती है जहां पौधों को नियंत्रित पर्यावरणीय परिस्थितियों में उगाया जाता है, और इसको क्या कहा जाता है, फाइटोट्रॉन्स कहा जाता है। ये जो है शब्द याद रखिएगा अच्छे तरीके से, जरूरी भी है ना। उसके बाद आपका क्या और फाइटोट्रॉन्स के अंतर्गत एक चीज़ याद रखिएगा, जो इसमें क्या होता है, इसमें विभिन्न प्रकार की चीज़ों को क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। जैसे आपका हो गया टेम्परेचर हो गया, इसमें नियंत्रित किया जाता है। आपका क्या किया जाता है, जैसे लाइट है यानी कि सूर्य का प्रकाश है उसको, और ह्यूमिडिटी क्या किया जाता है, ह्यूमिडिटी ये पूछ सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें इसमें कंट्रोल की जाती हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड, इनको क्या किया जाए, इसके अंतर्गत नियंत्रित किया जाता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 कह रहा है फ्रॉम चेन इज इवन रिफर्ड टू, जो निम्नलिखित में से कौन सी खास श्रृंखला ऊर्जा संबंध को क्या करता है, दर्शाता है, ये कह रहा है। तो इसमें हमारे ऑप्शन है, कह रहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन द ऑटोट्रॉफ्स ऑर्गेनिज्म, एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म ऑन टू डिफरेंट स्पीसीज, या आपका पैसेज ऑफ फूड एंड दस एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, या मॉडर्न जो इंटरप्रेन्योर इस्टेब्लिशमेंट प्रोवाइडिंग ऑफ फूड आउटलेट्स। तो बताइए इसमें से क्या ऐसा है जो मतलब खास श्रृंखला को ऊर्जा संबंध को क्या करता है, दर्शाता है। तो ये बताइए कि इसमें से क्या है आपका जो ऊर्जा संबंध को क्या किया जाता है, दर्शाता है। तो भाई क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर, आपका देखिए आंसर क्या हो जाएगा कि अगर आपका पैसेज ऑफ द फूड यानी एनर्जी वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, यानी कि कहने का मतलब ये होता है कि अगर फूड क्या है, फूड का वितरण होता है, फूड क्या वितरण होता है, यानी कि जैसे पौधे हैं, पौधे क्या करते हैं, पौधे सूर्य के प्रकाश से, यानी कि सबसे पहले ऐसे याद रखिए, सबसे पहले हुआ सन, ठीक है, सन से पौधों ने क्या किया, भोजन बनाया, ठीक है। उसके बाद पौधों को क्या किया, खाया, शाकाहारी ने खाया, शाकाहारी ने क्या किया, खाया। उसके बाद शाकाहारी को मांसाहारी ने खाया, क्या है, मांसाहारी ने खाया। उसके बाद मांसाहारी जब मर जाते हैं तो डिकम्पोजर क्या करते हैं, डिकम्पोजर इनको जो है आप मतलब इनको अपघटित करते ज़मीन में मिला देते हैं, यानी मिट्टी में मिलाने का काम इनके द्वारा किया जाता है। तो ये क्या कहलाता है, ये आपका एक प्रकार का क्या होता है कि खास श्रृंखला में ऊर्जा का ये संबंध कहलाता है। यानी कि ऊर्जा आपका सबसे पहले सन से प्राप्त हुई, फिर पौधों में, फिर शाकाहारी जंतुओं में, फिर उसके बाद मांसाहारी, फिर उसके बाद डिकम्पोजर में जाके ये मिल जाती है। तो इस प्रकार से इसका जो है आंसर आपका सी देखने को मिलेगा, ये याद रखिएगा।
ये इम्पॉर्टेंट है ना। जो आपका और हाँ मॉडर्न और बाकी चीज़ें देखते हैं, है ना। जैसे आप लोगों ने एक चीज़ देखा होगा ना, जैसे ग्रास है ना। ये जैसे मान लीजिए ग्रास है, ग्रास को क्या करता है, डियर खाता है, ठीक है। डियर क्या खाता है, ठीक है। उसके बाद आपका डियर खाता है ना, तो डियर खाता है। उसके बाद क्या है, डियर को टाइगर खाता है, टाइगर को डिकम्पोजर। बस ये क्या है, पूरा एक प्रोसेस होता है। जो पैसेज ऑफ फूड, इसमें क्या होता है, खास श्रृंखला के भोजन और उसके साथ ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होती रहती है, और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट ए फूड चेन। इनमें से कौन एक ऐसा समूह है जो खास श्रृंखला को बनाने का काम करता है। तो खास श्रृंखला को बनाने का काम कौन करता है, तो आपका ग्रास, व्हीट, मैंगो। क्या ये खास श्रृंखला इसके द्वारा बनाई जा रही है? तो भैया ग्रास, व्हीट, मैंगो नहीं। ग्रास, गोट, ह्यूमन, हाँ ये नहीं हो सकता। ये हो सकता है गोट, काउ, एलिफेंट नहीं। ग्रास, फिश नहीं। देखिए अब क्या है कि घास को कौन खाता है, गोट यानी कि बकरी खाती है। बकरी को कौन खाता है, मनुष्य खाता है। तो ये क्या है, एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण किया जा रहा है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तो घास क्या है, आपका घास उत्पादक है, और बकरी क्या है, घास खाने वाली प्राथमिक उपभोक्ता है, और तथा मनुष्य जो है बकरी का उपभोग कर सकता है। तो ये क्या है, एक प्रकार की ग्रास, गोट, ह्यूमन एक खाद्य श्रृंखला बन जाती है, यानी कि फूड चेन आपका इसमें देखने को मिलती है। उसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 117 है, और 117 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि द हाईएस्ट ट्रॉपिकल लेवल इन द इकोसिस्टम इज ऑब्टेन्ड बाई, यानी कि जो हाईएस्ट जो ट्रॉपिकल लेवल होता है वो कौन से इकोसिस्टम के द्वारा ऑब्टेन किया जाता है, यानी पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषी स्तर से किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन हमारे दिए गए हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक जो कि डिकम्पोजर होता है, या सर्वाहारी। किसके द्वारा जो है आपके क्या किए जाते हैं, आपके उच्चतर यानी कि हाई लेवल के जो ट्रॉपिकल जो लेवल्स होते हैं वो इकोसिस्टम में क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। तो बताइए किसके द्वारा किया जाता है। आपको क्वेश्चन नंबर 117 है, ये बताइए किसके द्वारा किया जाता है। तो बताइए भाई, आप लोगों ने पढ़ा भी था, मैंने पढ़ाया भी था, बेहतरीन तरीके से भी पढ़ाया था, ये भी याद रखिएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, तो सभी लोगों ने पढ़ा था कि भैया उच्चतम जो पोषी स्तर होते कौन होते हैं, मांसाहारी होते हैं। यानी कि मांसाहारी क्या होते हैं, सबसे उच्चतम होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा था कि भैया पेड़ पौधे उनको खाते हैं, है ना। दिए गए आपका इसमें जो है पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम जो पोषक तत्व जो होते हैं वो मांसाहारी द्वारा प्राप्त किया जाता है, याद रखिएगा। क्योंकि ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि आप लोगों को इस चीज़ को पता है कि भाई सबसे पहले पेड़ पौधों को खाते हैं। आपका पेड़ पौधों को कौन, जैसे शाकाहारी जीव खाते हैं, उसके बाद शाकाहारी के बाद मांसाहारी उनको खाते हैं। तो एक क्या है, एक सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल पर कौन सा होता है, तो आपका हाईएस्ट लेवल पर आपका मांसाहारी ही होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 18 है। 118 क्या कह रहा है, ट्रॉपिकल लेवल 1 इंक्लूड्स, यानी कि जो प्राथमिक स्तर पर जो अंतर्गत होते हैं वो कौन कौन से आते हैं। तो बताइए प्राथमिक स्तर पर कौन से आते हैं भाई, शाकाहारी जीव, मांसाहारी जीव, सर्वाहारी जीव, या हरे पेड़ पौधे। बताइए प्राथमिक स्तर पर कौन आता है। तो ये भी तो अगर ये भी नहीं बता पा रहे हो तो फिर बहुत गलत बात है ना। तो बताइए इसमें से आपका क्या हो जाएगा। तो प्राथमिक उत्पादक क्या होते हैं, आपका ग्रीन, हरे पेड़ पौधे, यानी कि हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं, प्राथमिक उत्पादक में आते हैं। तो हरे पेड़ पौधे उत्पादक होते हैं जो खास श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर स्थित होते हैं। सेकंड पर क्या होता है, सेकंड पर आपका शाकाहारी जीव जंतु होते हैं। उसके बाद अगला क्या होता है, शाकाहारी के बाद आपका उनको खाने वाले जो मांसाहारी होते हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार की चेन जो है आपका इसके द्वारा मतलब क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 119 है, और 119 क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो आपके जो कह रहा है कि निम्नलिखित जीवों पर क्या करना है, आपको विचार करना है। जो कोपोन्स, आपका साइनोबैक्टीरिया, उसके बाद आपका डाइटम्स, और उसके बाद फॉर्मीफेरा। बताइए जो क्या है फॉर्मीफेरा, क्या इसमें से क्या है, विच ऑफ द अबव आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर इन द फूड चेन। बताइए इनमें से कौन सा ऐसा है जो प्राइमरी क्या है, प्रोड्यूसर है आपका इसमें से, बताइए। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर वो होते हैं जो क्या है, सन से अपने एनर्जी प्राप्त करते हैं, क्या करते हैं, एनर्जी प्राप्त करते हैं, और इससे अपना फूड जो है तैयार करते हैं, याद रखिएगा। तो वो क्या है, आपके प्राथमिक के अंतर्गत आते हैं। तो प्राथमिक प्रोड्यूसर कौन कौन से हो जाएंगे, बताइए भाई कौन कौन से हो जाएंगे। तो भाई देखिए
प्राथमिक के अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे, तो याद रखिए इसमें पेड़ पौधे ही होंगे, है ना। सारे कितने होंगे आपके, पेड़ पौधे ही होंगे जो इसमें अपना भाग लेंगे। तो भाई पेड़ पौधे कौन कौन से हैं बताइए इनमें से। तो भाई क्या है आपका, साइनोबैक्टीरिया है, हाँ बिल्कुल है। साइनोबैक्टीरिया आपका जो है आपका तालाब में पाए जाने वाला, मतलब इसमें समुद्र में पाया जाने वाला एक प्रकार का जो है पौधा है। उसके बाद क्या है, डाइटम्स हैं, बिल्कुल है। तो ये है, ये दोनों क्या हैं आपके इसके अंतर्गत आ जाएंगे प्राथमिक प्रोड्यूसर में। तो याद रखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और जो ये क्वेश्चन आपको है, ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका 2 और 3 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ये याद रखिएगा। और इसका जो है आप हम लोग थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया एंड जो डाइटम्स है, ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना जो है मतलब भोजन बनाने वाले जीव हैं, एक प्रकार के जीव हैं जो समुद्री खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादकों की भूमिका को निभाते हैं। तो इसलिए क्या होते हैं, ये प्रथम प्राइमरी आपके जो मतलब भोजन बनाने वाले ये जीव कहलाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो भैया जो कोपोर्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कोपोर्ट्स क्या होते हैं भाई, क्या होते हैं कि ये क्या सामान्यतः क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक जो क्रस्टेशियंस हैं, और ये जो प्लैंक्टनिक जो फूड वेब में क्या होता है, मुख्य कंज्यूमर के रूप में, यानी जो कंज्यूमर के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए इनको प्राइमरी प्रोड्यूसर नहीं माना जाता है। ये क्या होते हैं कि माइक्रोस्कोपिक, यानी क्या होता है माइक्रोस्कोपिक आपके क्रस्टाशियंस होते हैं एंड और जो हैं, और जो क्या करते हैं, ये इनका काम क्या किया जाता है, और ये इनका काम क्या किया जाता है, ये आपका जो प्लैंकटन जो होता है ना, उसमें आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, जो आपका समुद्र में पाए जाते हैं, जो एक प्रकार की घास होती है, प्लैंकटोनिक जो आपका फूड क्या है, फूड वेब में इनके द्वारा भाग लिया जाता है, ठीक है। कंज्यूमर के रूप में इनको कंज्यूमर, क्योंकि ये प्लैंकटन को क्या करते हैं, खाते हैं, कंज्यूमर के रूप में कार्य करते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, अगला है आपका कौन सा, फोरामिनीफेरा क्या होता है भाई, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये क्या है, ये जो फोरामिनीफेरा होता है मुख्यतः कंज्यूमर के रूप में प्लैंक्टनिक फूड वेब में भी पाए जाते हैं। और ये भी क्या है आपका, प्लैंक्टनिक जो फूड वेब होती है, जो समुद्र में घास होती है, उनको खाने का काम करते हैं। तो ये सेकेंड उसमें आ जाते हैं, प्राथमिक तो आएंगे नहीं। तो क्या है, प्लैंक्टोनिक फूड वेब में क्या होते हैं, इनके द्वारा पार्टिसिपेट किया जाता है फूड वेब में, यानी कि भाग लिया जाता है। तो ये सेकेंड, यानी कि कौन से होते हैं, ये सेकेंड, ये भी सेकेंड आपके कंज्यूमर कहलाते हैं, हाँ कंज्यूमर कहलाते हैं, याद रखिएगा। और ये भी क्या होते हैं, ये भी आपके सेकेंड ही होते हैं, ये भी याद रखिएगा, सेकेंड ही होते हैं। तो सेकेंड क्या होते हैं, कंज्यूमर होते हैं। तो ये इस प्रकार से ये उत्पादक नहीं होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 120 है। क्वेश्चन नंबर 120 क्या कहता है कि वर्क एज इंटरमीडिएट्स बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक जो कंपोनेंट्स हैं, उनके बीच में इंटरमीडिएट्स के रूप में कौन कार्य करता है, यानी कि जैविक और अजैविक घटकों के बीच में मध्यस्थ के रूप में कार्य कौन किसके द्वारा किया जाता है। तो सन के द्वारा किया जाता है क्या, ऐसा नहीं है भाई, सन के द्वारा कभी नहीं किया जाता है। प्रोड्यूसर के द्वारा किया जाता है, हाँ भैया भाई बिल्कुल, जो प्रोड्यूसर ही होते हैं, जो उत्पादक होते हैं, वो वही क्या निर्धारित करते हैं कि वो कैसा जैविक अजैविक घटकों के बीच किसके बीच कार्य करेगा, ठीक है, ये भी तो नहीं हो सकता। तो भाई क्या होता है आपका, जो प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक होते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे हैं, तो उन पर क्या है, बैक्टीरिया भी रहता है आपका, उस पर आपका वायरस भी रहता है, उस पर जो है आपका जो शाकाहारी जीव होते हैं वो भी उस पर मतलब क्या होते हैं, रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपका जैविक जो अजैविक जो पर्यावरण से पदार्थ एवं ऊर्जा प्राप्त करके उन्हें जैविक प्रणाली में उपलब्ध कराते हैं, तथा इस प्रकार की जैविक और अजैविक घटकों के बीच में महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में क्या है, इनके द्वारा कार्य किया जाता है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 121 कह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ DDT
कंसंट्रेशन इन द जो एक्यूएशस जो आपका एनवायरमेंट्स, द लेवल ऑफ द पॉल्यूशन इन द फूड चेन इंक्रीजेज इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। कौन से जो सीक्वेंस में मतलब डीडीटी का जो बढ़ता है, जो सांद्रता है वो बढ़ता जाता है संचयन के आधार पर, तो संकलन में प्रदूषण का स्तर किस क्रम में बढ़ता है, याद रखिएगा। और बेहतरीन क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख लीजिए क्वेश्चन का लेवल, आप लोगों ने कहा था ना क्वेश्चन का लेवल बढ़िया से अच्छे तरीके से लाइए, तो ये है क्वेश्चन का लेवल। आपको ऐसे क्वेश्चन आपको परीक्षा में लोअर पीसेस में देखने को मिलेंगे। तो बर्ड, फिश, स्नेल, एक्वेटिक प्लांट्स, उसके बाद आपका एक्वेटिक प्लांट्स, स्नेल, फिश एंड बर्ड्स, और या फिर आपका स्नेल, फिश, बर्ड, एक्वेटिक प्लांट्स, या स्नेल, एक्वेटिक प्लांट्स, फिश, बर्ड्स। बताइए किस में जो है आपको क्या है ये देखने को मिलेगा कि भाई सबसे ज़्यादा उसमें क्या है, डीडीटी की जो सांद्रता है सबसे ज़्यादा आपको बढ़ती हुई नज़र आएगी। तो भाई क्या हो जाएगा, देखिए एक्वेटिक जो प्लांट्स होते हैं सबसे पहले आपका कहाँ पर सबसे ज़्यादा डीडीटी हो देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा डीडीटी जो है आपका पानी से आएगा। पानी से आएगा जब पानी में प्रदूषण के रूप में कार्य करेगा, और प्रदूषण में कार्य करेगा तो सबसे पहले पेड़ पौधों में वो जाएगा। जब पेड़ पौधों में जाएगा तो पेड़ पौधों को क्या कौन करेगा, पेड़ पौधों को स्नेल, वहाँ के जो घोंघा यानी कि जो होते हैं पेड़ पौधों को खाएंगे, और फिर घोंघा को क्या है मछली खाएगी, और मछली को भी उसके बाद चिड़िया उठा ले जाएगी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, धीरे धीरे क्या है, डीडीटी की संख्या क्या है आप देखेंगे तो इसमें पेड़ पौधों से फिर स्नेल से फिश में फिर बर्ड, क्योंकि फिश जो है जो बर्ड्स है कई जो फिश को खाएगी, यानी कि जो है कई फिश को क्या करेगी खाएगी, तो अलग अलग प्रकार की जो फिश खाएगी उनमें क्या है डीडीटी की मात्रा सबसे ज़्यादा संचय हो जाएगी, यानी कि सबसे ज़्यादा इसमें स्टोर हो जाएगी। तो यही क्या होता है आपका संचयन के आधार पर श्रृंखला में प्रदूषण का स्तर सबसे ज़्यादा आपका इसी में बढ़ेगा। तो ये आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर वी आपका देखने को मिलेगा, सही क्रम ये रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखिएगा। और ठीक है, इसको बोलते क्या है, अच्छा ये इसको बोलते क्या है ये भी याद रखिएगा। इसको मैंने पिछली क्लास में बताया था, इसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, बायोमैग्निफिकेशन बोला जाता है। मैंने अच्छे तरीके से पिछली क्लास में बहुत बढ़िया से आपको समझाया था बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, तो उस क्लास को आप लोग देख के आइएगा। ठीक है, तो ये है आपका एक्वाटिक प्लांट्स, फिर स्नेल, फिर फिश, फिर बर्ड्स में ये जाएगा, तो जैव आवर्धन बोलते हैं। ठीक है, बायोमैग्निफिकेशन को। इसके कारण जो डीडीटी के जैसे गैर जैव आक्रमण जो आपके आक्रमणीय जो प्रदूषणों की सांद्रता में श्रृंखला में क्या होता है प्रत्येक उच्चतर इस पोषी स्तर पर बढ़ती जाती है, और इसी को क्रम में इसका क्या होता है एक्वेटिक प्लांट्स, फिर स्नेल होता है, फिश होता है, फिर बर्ड होता है। ये क्या है आपका एक प्रकार की श्रृंखला बन जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 112 कह रहा है, एंड इन्वर्टेड पिरामिड है ऑफ द बायोमास कैन बी फाउंडेड इन विच इकोसिस्टम। यानी कह रहा है कि उल्टा जैव भार का जो पिरामिड है किस पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है, तो इसको बताइए। क्या समुद्री में पाया जाता है, क्या ग्रासलैंड में पाया जाता है, या आपका वन में, या टुंड्रा में? बताइए किस में जो है आपका उल्टा जो आपका क्या कहते हैं उल्टा आपका पिरामिड जो है पाया जाता है, तो बताइए किस में पाया जाएगा, आप लोग बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है, क्वेश्चन नंबर हमारा 122 है, और क्वेश्चन नंबर 122 में क्या हो जाएगा आंसर बताइए। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि समुद्री, यानी कि जो हमारा समुद्री वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा था कि समुद्र में क्या होता है जैव मास जो आपका जैव भार वाला जो पिरामिड है उल्टा हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा आपकी छोटी जो जितनी भी आपकी मछलियाँ होंगी उसके मतलब घास होगी उसके मतलब हाँ मछलियाँ होंगी, फिर उसके बाद छोटी मछली, फिर उसके बाद ग्रासलैंड। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो इस प्रकार से आपका जो है इसका उल्टा हो जाता है, याद रखिएगा। तो मरीन इकोसिस्टम में याद रखिएगा मुख्यतः जो फोटोप्लांक्टन होते हैं उनका स्टैंडिंग बायोमास कम हो जाता है, यानी कि फोटोप्लांक्टन जो घास और उन चीज़ें हैं जो समुद्री घास वगैरह वो नीचे आ जाती है, क्योंकि उनकी संख्या जो है धीरे धीरे कम होती चली जाती है, और जबकि उनके जो कंज्यूमर स्टैंडिंग बायोमास में किसी समय अधिक हो सकते हैं, इसलिए बायोमास जो पिरामिड क्या होता है उल्टा होता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है आपकी मछलियाँ होती हैं, तो ये सारी चीज़ें आप इसलिए जो है इसका क्या होता है उल्टा हो जाता है।
तो समुद्री जो पारिस्थितिकी तंत्र उत्पादक विशेषकर जो फोटोप्लांक्टन का स्टैंडिंग बायोमास कम होता जाता है, जबकि उपभोक्ताओं का जैव भार अपेक्षाकृत जो है अधिक हो जाता है। इसलिए जो जैव भार का पिरामिड होता है वो उल्टा बन जाता है, इसलिए याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 123 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फूड चेन, यानी फूड चेन में कौन सा करेक्ट सीक्वेंस आपको देखने को मिलता है, याद रखिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है, तो बताइए। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, आपका आंसर है, मतलब सबसे पहले ऑप्शन आप देख सकते हैं, डायटम्स, क्रस्टेशियंस एंड हेरिंग्स, उसके बाद डॉल्फिन्स, उसके बाद क्या है, क्रस्टेशियंस, डायटम्स, हेरिंग्स, डॉल्फिन, उसके बाद जो क्रस्टेशियंस, हेरिंग्स, डायटम्स एंड डॉल्फिन। तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर आपका हो जाएगा, तो बताइए इसमें क्या कौन सा आपका आंसर हो जाएगा। तो भाई सबसे पहले जो खास श्रृंखला का सही सीक्वेंस क्या हो जाएगा, सबसे पहले डायटम्स आएगा, फिर क्रस्टेशियंस आएगा, फिर उसके बाद हेरिंग्स आएगा, फिर डॉल्फिन जो है अंत में देखने को मिलेंगी। तो ये आपका क्या है सीक्वेंस देखने को मिलता है। तो डायटम्स क्या उत्पादक होते हैं भाई, पेड़ पौधे होते हैं ना, ये क्या है सूर्य के प्रकाश से क्या है करते हैं, समुद्री मतलब समुद्र में अपना जो है उत्पादक के रूप में कार्य करते हैं। उसके बाद क्रस्टेशियंस क्या होता है, उनका उपभोग करते हैं। उसके बाद क्या होता है, हेरिंग्स और क्रस्टेशियंस को तथा डॉल्फिन को आगे हेरिंग्स को खा सकती है। तो इसलिए खास श्रृंखला आपको ये देखने को मिलती है, डायटम्स, क्रस्टेशियंस, उसके बाद आपका हेरिंग्स, उसके बाद आपका डॉल्फिन, ये आपका क्या है खास श्रृंखला देखने को मिलेगी। इस प्रकार से इसका आंसर ये हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 124, क्वेश्चन आप लेवल देख रहे होंगे किस लेवल के क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट द प्राइमरी कंज्यूमर कैटेगरी इन एन इकोसिस्टम, यानी कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक जो है पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा प्राथमिक उपभोक्ताओं को मतलब बता रहा है कि जो आपके प्राइमरी जो आपके कंज्यूमर्स होते हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। तो इसमें बताइए आपका कैटरपिलर यानी कि इल्ली, या आपका क्रैब एप्पल ट्री, या फ्रॉग मेढक्स, या आपका गौरैया जो स्पैरो हॉक जो होती है गौरैया शिकार। तो बताइए इनमें से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता का प्रतिनिधित्व करता है, यानी प्राथमिक उपभोक्ता क्या होंगे, तो वो भैया होगा जो पेड़ पौधों को क्या करता है, खाते हैं। पेड़ पौधों को क्या करते हैं, खाते हैं। तो वो कौन से इनमें से होगा, इल्ली होगा क्या आपका, बताइए कौन सा इसमें से आंसर हो जाएगा। तो भैया आप लोगों को क्या है, आप लोगों को पता है कि आंसर क्या हो जाएगा। तो भैया आप लोगों को पता है कि इल्ली, यानी इल्ली क्या है, इसका जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। इल्ली क्या करती है, आपका इन पेड़ पौधों को छोटे छोटे जो है इनको क्या खाने का काम कैटरपिलर काम करती है, पौधों की पत्तियाँ खाती है, इसलिए जो है इसको आपका हार्बीवोरस या प्राइमरी कंज्यूमर के रूप में इसको रखा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद आपका जो क्रेप्स होता है, क्रेप्स क्या करते हैं, ये पौधों और प्रोड्यूसर कैटेगरी में आते हैं, याद रखिएगा। क्रेप्स क्रैब एप्पल ट्री, उसके बाद फ्रॉग तो जानते हैं आपको, फ्रॉग क्या है, दोनों को खाता है, यानी कि आपका पेड़ पौधों भी खा सकता है और आपका जीव जंतुओं को भी खाता है। तो इसको जो है आप नहीं रखेंगे। इस जो आपका स्पैरो हॉक होता है, स्पैरो हॉक क्या करता है, ये कार्निवोरस यानी कि आपका बर्ड जो होता है रखा जाता है, यानी कि स्पैरो हॉक क्या करता है, ये मतलब चिड़ियों को खा जाता है। तो इसलिए जो है इसको कार्निवोरस के अंतर्गत रखा जाता है, यानी कि कार्निवोरस के अंतर्गत इसको क्या किया जाता है, रखा जाता है, याद रखिएगा। हाई लेवल का उच्च जो है आपका कंज्यूमर देखने को मिलता है ये, ठीक है। कैटरपिलर जो है पौधों की पत्तियों को मतलब पौधों को खाता है, इसलिए शाकाहारी तथा प्राथमिक उपभोक्ता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 125 है। क्वेश्चन नंबर 125 कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र में संपूर्ण खाद्य जाल कितने विशेष क्षेत्रों स्तरों में विभाजित किया जा सकता है, याद रखिए। पारिस्थितिकी अनुक्रम, उत्पादक या खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल, यानी पारिस्थितिकी तंत्र में संपूर्ण जो खाद्य जाल कितने विशेष क्षेत्र स्तरों में विभाजित किया जा सकता है। तो बताइए क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बताइए क्या हो जाएगा भाई। इसमें आपका उत्पादक, यानी कि उत्पादक इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा कि आपका। तो भाई इस प्रकार से आंसर आपका क्या हो जाएगा, उत्पादक हो जाएगा जो संपूर्ण खाद्य जाल के क्षेत्रों में विभाजित कर सकता है। यानी कि भाई जब जो उत्पादक होगा, जो क्या होगा, जो प्रोड्यूसर होगा वही तय करेगा कि
खाद्य श्रृंखला बनेगी, खाद्य जाल किस टाइप से बनेगी, तो ये सारी चीज़ें आपका उत्पादक ही निर्धारित करते हैं। खाद्य श्रृंखला क्या होती है, तो आपका खाद्य श्रृंखला को मतलब यही होता है कि भाई जो सब जो मतलब निचले स्तर से उच्च स्तर तक के जो हमारी एनर्जी का जो ट्रांसमिशन होता है, यानी कि एनर्जी जो आगे बढ़ती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। जैसे पौधों को खाते हैं आपका, जैसे मान लीजिए पौधों को खाता है, टिड्डा टिड्डा को खाता है, मेढक मेढक को खाता है, सांप सांप को खाता है, मोर। इसी प्रकार से जो ये श्रृंखला खाद्य श्रृंखला बनती है। उसके बाद खाद्य जाल क्या होता है, कई खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर जो है खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। क्या होता है, कई खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर खाद्य जाल का निर्माण करती हैं, यानी फूड वेब का निर्माण करती हैं, खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। तो ये इस प्रकार से इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। इसलिए अच्छा, चलिए आगे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 126 है। और 126 क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो याद रखिएगा 126 कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र में वांछनीय जो आपका जैव समूह को क्या कहा जाता है। जो वांछनीय यानी कि इन द इकोसिस्टम द डिजायरेबल बायो ग्रुप इज कॉल्ड, यानी कि जो डिजायरेबल जो बायो ग्रुप्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है बताइए। तो क्या कहा जाता है, इकोटोन कहा जाता है, या अनुक्रमण के सक्सेशंस कहा जाता है, या क्लाइमेक्स चेंज, या शेयर कहा जाता है, बताइए क्या कहा जाता है, तो बताइए, है ना। तो बताइए भाई क्या कहा जाता है, इकोटोन कहा जाता है या आपका क्या कहा जाता है। तो भैया आपको क्या कहा जाता है, जो हम लोग डिजायर समूह होता है जैव समूह को, उसको क्या कहा जाता है, क्लाइमेक्स यानी चरम कहा जाता है, क्लाइमेक्स याद रखिएगा। प्रत्येक अनुक्रम में जो अंत में विकसित होने वाले अपेक्षाकृत स्थिर और परिपक्व जो समुदाय होता है उसको क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहा जाता है, याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और उसके बाद इसमें से और क्या बताना है, हाँ अनुक्रम क्या होता है, यानी कि आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। तो इकोलॉजिकल जो सक्सेशन क्या होता है, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन वह प्रक्रिया होता है जिसमें समय के साथ एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी द्वारा क्रमिक रूप से रिप्लेस हो जाती है। यानी कि जो टाइम के साथ, समय के साथ क्या होता है, समय के साथ एक कम्युनिटी, यानी कि एक कम्युनिटी समुदाय जो है ना, कम्युनिटी अगली सेकेंड कम्युनिटी में क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाती है। यानी कि सेकेंड कम्युनिटी में क्या करती है, कम्युनिटी अरे समुदाय लिख दो यार, समुदाय में क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो इसी को क्या है आपको बोलते हैं अनुक्रम, यानी कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ में क्या होता है, परिवर्तित हो जाती है। तो याद रखिएगा इसी को हम बोलते हैं आपका परिवर्तन, यानी सक्सेशन का मतलब होता है परिवर्तन की प्रक्रिया, और शेर का समुदाय पूरा मतलब चेंज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इकोटोन आप लोगों को मालूम है कि इकोटोन क्या होता है, कि क्या होता है इकोटोन वो होता है कि जहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के दो प्रकार के जो आपके पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं उनके बीच में जो क्षेत्र होता है उस इसी को क्या बोलते हैं, आपका इकोटोन बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी समुद्र का किनारा होता है, जो समुद्र का किनारा होता है वहाँ पर पेड़ पौधे लगे होते हैं सब पूरे, तो ये क्या है, यहाँ पर जो क्षेत्र होता है ये किनारे वाला, तो इसी को क्या बोलते हैं, इकोटोन बोला जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 127 क्या कह रहा है, विच इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, इनमें से कौन सा सबसे स्टेबल इकोसिस्टम देखने को मिलता है, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, इनमें से देखने को मिलता है, मरीन समुद्र, या फॉरेस्ट का जो वन का, या माउंटेन यानी पर्वतीय जो, या आपका डिजर्ट यानी मरुस्थलीय। बताइए इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा क्या है, स्थिर आपका इकोसिस्टम आपको देखने को मिलता है, जो कौन सा इसमें पारिस्थितिकी तंत्र जो है टिकाऊ जैव समूह कहलाता है, बताइए। तो क्या हो जाता है आंसर, क्या हो जाएगा आपका, तो आपका आंसर हो जाएगा समुद्र, क्योंकि समुद्र क्या है, समुद्र आपका एक स्थिर रहता है, और कहीं पर भी समुद्र जो है एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित नहीं हो सकता है। दिए गए जो मरीन इकोसिस्टम को सर्वाधिक स्थिर जो है पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है, याद रखिएगा, है ना, ये आपके लिए क्या है, बहुत जरूरी है।
क्वेश्चन नंबर हमारा है 28, 128 में कह रहा है द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वाज द इनेक्टेड इन 1986 वाज लास्ट अमेंडेड इन, यानी कि कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में जो आया था उसको अंतिम बार में इसमें क्या संशोधन किस वर्ष किया गया था बताइए। आपका कब किया गया था, 1992 में, 2001 में, 2011 में, और यह आपका इनमें से कोई नहीं। बताइए कब जो है इसमें क्या किया गया था, इनेक्टेड किया गया था, यानी कि इसमें जो है चेंज किया गया था। तो बताइए क्या हो जाएगा, है ना। तो भाई कब किया गया था, तो 2011 में लास्ट बार किया गया था। 2011 में जब इसमें बताया गया था कि भाई, और 2011 में इनेक्ट किया गया था, इसका याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा अच्छा ये 129 कह रहा है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट EPA वाज आल्सो नोन एज, यानी कि EPA को किस और नाम से जाना जाता है, याद रखिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम EPA को किस नाम से जाना जाता है, तो भैया बताइए किस नाम से जाना जाता है। उसको क्या कहा जाता है कि जो छाता विधान कहा जाता है, या बाल श्रम अधिनियम कहा जाता है, या पर्यावरण विधान कहा जाता है, या पर्यावरण सुरक्षा नियम कहलाता है। बताइए किस इसके अंतर्गत जो है इसको कहा जाता है, याद बताइए हमको। तो भैया इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, यानी छाता विधान भी बोला जाता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम EPA को। तो इसको याद रखिएगा कि भैया इसको क्या बोलते हैं, क्यों बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है भैया जो इसमें इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभिन्न व्यापक कानूनी फ्रेमवर्क बनाए गए थे। क्या थे, विभिन्न व्यापक कानूनी विधान मतलब इसके कानून मतलब ला बनाया गया था अलग अलग के। तो ये इसलिए जो है इसको क्या बोलते हैं, छाता विधान बोला जाता है, क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार के जो कानूनी विधान या फ्रेमवर्क इसके अंतर्गत तैयार किए गए थे, याद रखिएगा, है ना। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाँ, इसके अंतर्गत हम देखते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित व्यापक शक्तियों और प्रावधान के कार्य से अम्ब्रेला लेजिस्लेशन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 130 है। 130 कह रहा है विच ईयर मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरनमेंट वाज सेट अप इन इंडिया, यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो है उसको सेटअप किया गया था। पर्यावरण मंत्रालय के भारत में कब स्थापना वर्ष पूछा जा रहा है, तो बताइए कब इसका जो है स्थापना किया गया था। तो भाई बताइए 1970 में, या 1975 में, या 1980 में, या 1985 में। बताइए कब इसकी जो है स्थापना पर्यावरण मंत्रालय की गई थी। और बेहतरीन क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी, ठीक है, इसके अंतर्गत इसको रखा जा सकता है। तो बताइए भाई कब किया, को पता है कब किया गया था, 1980 में, यानी कि 1980 में जो है आपका पर्यावरण जो मंत्रालय है उसको लाया जाता है, और जो है इसमें 1980 में की जाती है, और इसे मंत्रालय के रूप में विकसित किया गया, ये से याद रखिए। सबसे पहले पर्यावरण विभाग बनता है, और उसके बाद इसको पर्यावरण मंत्रालय के रूप में विकसित कर दिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 131 कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण के संबंध में जो है आपको कुछ मतलब स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनके बारे में आपको क्या करना, विचार करना है। बताइए पहला कह रहा है कि द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एम्पावर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट, यानी कि कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत सरकार को पर्यावरण की रक्षा सुधार की शक्ति प्रदान करता है। तो बताइए क्या सही है। दूसरा कह रहा है कि इट्स सेट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द पब्लिक पार्टिसिपेशन इन प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड द जो प्रोसीजर एंड मैनर इन विच इट्स सॉट। बताइए इनमें से कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण की प्रक्रिया में जन भागीदारी की आवश्यकता तथा इसकी जो प्रक्रिया निर्धारित करता है। उसके बाद अगला कह रहा है इट लेज डाउन द स्टैंडर्ड फॉर इमिशन आर डिस्चार्ज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, विभिन्न स्रोतों से जो पर्यावरणीय प्रदूषण के उत्सर्जन अथवा निर्वहन के मानक निर्धारित करता है। बताइए विच ऑफ द स्टेटमेंट इज गिवन आर करेक्ट, इनमें से ओनली फर्स्ट, ए कह रहा, बी कह रहा ओनली सेकेंड, और आपका
सी कह रहा बोथ 1 एंड 2 एंड डी कह रहा नाइदर फर्स्ट नाइदर सेकेंड। बताइए कौन सा इसमें से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर आप लोगों ने मेरी क्लासेस की होंगी तो इसका आंसर आसानी से लगा लेंगे। तो आप लोगों को पता है कि इसमें क्या है आपका ओनली 2 इसका आंसर हो जाएगा। ओनली 2 का मतलब है कि भाई इसमें क्या है आपका जो है आपका इट्स जो क्या करता है, इट सेट द रिक्वायरमेंट ऑफ द पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ द इन्वायरमेंटल एंड प्रोटेक्शन एंड प्रोसीजर एंड मैनर इन विच इट सॉर्ट्स। यानी पर्यावरण संरक्षण की प्रक्रिया में जन भागीदारी की आवश्यकता और उसकी प्रक्रिया की निर्धारित के लिए जो है आपका ये बनाया गया था आपका कौन सा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत सरकार के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर 2 हो जाएगा, ओनली 2। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो प्रावधान है पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और प्रदूषण नियंत्रण और निर्धारित मानकों का अनुपालन करना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 132 है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली इन्वायरमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोइंग कैटेगरीज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ सच कैटेगरी। कह रहा है कि सामान्यतः पर्यावरण की विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस श्रेणी का भाग नहीं। बताइए क्या है कि ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल जो इन्वायरमेंट है या परिचालन जो आपका पर्यावरण है, भौतिकी पर्यावरण है, सांस्कृतिक पर्यावरण है या जैविक पर्यावरण है। इनमें बताइए कौन सा ऐसा है जो पर्यावरण की इस मतलब श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, जिसको पर्यावरण के से अलग किया जा सकता है। भाई क्या होता है, कोई भाई आपका ऑपरेशनल जो इन्वायरमेंट जो होता है ये किसी प्रकार की कोई शाखा नहीं है इन्वायरमेंट की, याद रखिएगा। फिजिकल इन्वायरमेंट होती है आपका, कल्चरल इन्वायरमेंट भी होता है आपका, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी होता है, लेकिन आपका जो ऑपरेशनल इन्वायरमेंट नाम की कोई भी शाखा नहीं होती, इतना याद रखिए। जो आपका फिजिकल इन्वायरमेंट होता है पर्यावरण की सामान्यता जो मान्य श्रेणी है, इसमें भूमि जल वायु तापमान और भौतिक कारकों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या क्या किया जाता है याद रखिएगा, भूमि जल वायु जो भौतिक तत्व होते हैं उनका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, इसमें अध्ययन किया जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद आपका संस्कृत जो है, आपका संस्कृत के अंतर्गत क्या होता है कि आपकी मानव की जो समाज सांस्कृतिक परंपराएं जीवन शैली आज से संबंधित इसमें क्या किया जाता है, आपका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आपका जैविक पर्यावरण में के अंतर्गत क्या किया जाता है, जैविक पर्यावरण के अंतर्गत आपका जो विभिन्न प्रकार के जो पेड़ पौधे होते हैं, ये पेड़ पौधे होते हैं ना, पेड़ पौधे आपका जीव जंतुओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, इसमें याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको याद रखिएगा। तो आपका भौतिक जैविक तथा सांस्कृतिक सामाजिक पर्यावरण की श्रेणी में इसको जो है पर्यावरण को मुख्यतः बांटा जाता है। ऑपरेशनल पर्यावरण का इसका वर्गीकरण भाग नहीं है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 133 कह रहा है, 133 पर पहुंच गए हम लोग। और कह रहा है कि इन्वायरमेंट इज द कंपोजिट स्टेट ऑफ, यानी कि पर्यावरण किसका सम्मिश्रण स्वरूप है, ये बताइए। आपका बायोटिक फैक्टर का यानी कि जो जैव कारक का, भू आकृतिक कारक का या अजैव कारक का या उपयुक्त में से सभी। बताइए 133 का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग सभी लोग आंसर इसकी देंगे, बताइए। तो भाई देखिए जो पर्यावरण किसका सम्मिश्रण है, यानी कि इसमें पर्यावरण में क्या क्या मिश्रित है, क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, तो जैव कारक पाया जाता है यानी बायोटिक फैक्टर, बिल्कुल सही। फिजियोग्राफिकल फैक्टर पाया जाता है, बिल्कुल सही भाई। तापमान वायु मिट्टी ये सब सारी चीज़ें तो उसमें आपका इसमें अध्ययन किया जाता है ना, इसमें इन्वायरमेंट में। उसके बाद अजैविक कारक बिल्कुल किए जाते हैं भाई, जो आपके तापमान हो गया भूमि हो गया ये अजैविक कारक हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑल द अबव, यानी कि उपयुक्त सभी, ये आपका रहेगा। उसके बाद जो पर्यावरण में जैविक अजैविक घटकों के साथ भौतिक भू आकृतिक जो कारकों का सम्मिश्रण स्वरूप होता है, ये सभी कारक जो है जीवन और वितरण को प्रभावित करते हैं, इसलिए इनका जो है इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको अगर एक भाषा में अगर हम एक शब्द में लिखना चाहें, अगर बोलना चाहें तो क्या हो जाएगा, तो सीधे साधे आप इसमें लिखिए भाई, इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट बराबर क्या हो जाएगा आपका बायोटिक प्लस क्या हो जाएगा अबायोटिक, अबायोटिक प्लस फिजियोग्राफी, है ना, फिजियोग्राफिक
फिजियोग्राफिक फैक्टर्स। तो ये सारी चीज़ें मिलकर आपका क्या है, इन्वायरमेंट को मतलब बनाते हैं, इतना याद रखिएगा। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 134 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंड रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। कह रहा है निम्नलिखित में से पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कौन सा इनमें से नहीं है। सतत विकास है, गरीबी कम करना, वातानुकूलन या कागज के थैलों का प्रयोग। बताइए इनमें से क्या एक जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो भैया आप लोगों ने देखा है भैया एसी लगाने के लिए पर्यावरण में कब बात की है, कभी कहा गया कि भैया एसी लगाओ अपने घर में, तो एसी की बात तो भैया बिल्कुल नहीं की गई। तो ये क्या है, वातावरण अनुकूलन, ये आपका अलग हो जाएगा। बात की आपका पर्यावरण में आपका सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई है, गरीबी कम करने की बात की गई है, कागजों के थैलों का प्रयोग करने की भी बात की गई, याद रखिएगा। तो इसका मूल उद्देश्य यही है। और याद रखिएगा जो सतत विकास यानी जो है इसमें क्या है, मूल उद्देश्य विकास और पर्यावरण से संबंधित बीच में क्या है, इसका संतुलन बनाना इसका मुख्य कार्य है। उसके बाद जो पॉवर्टी जो आपका रिडक्शन का भी इसके अंतर्गत किया जाता है। और एसी तो लगाया नहीं जाता है, याद रखिएगा, है ना। बाकी आपके कागज़ के थैलों का प्रयोग करेंगे तो वो क्या होंगे, बायोडिग्रेडेबल होंगे, तो आसानी से जो है पर्यावरण के लिए भी नुकसान नहीं होगा और आसानी से सारी चीज़ें हो भी जाएंगे। तो ये याद रखिएगा, है ना। संरक्षण से संबंधित वातानुकूलन पर्यावरण से संबंधित नहीं है, बल्कि सतत विकास, गरीबी कमी करना, कागजों के थैलों का उपयोग करना पर्यावरण की दृष्टि से संबंधित हो सकते हैं, बेहतरीन है। तो क्वेश्चन नंबर 135 पहुंच गए हैं भाई। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन मीन्स क्या होता है, पर्यावरण अवनयन से अभिप्राय क्या होता है। देखिए कितना इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है टाइप के क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ मैं, है ना। वीडियो को लाइक शेयर सभी लोग कर दीजिएगा अच्छे तरीके से आप लोगों को, तो इतना तो कर ही सकते हैं भाई, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। और इसकी जो ई बुक है आज आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है, तो इसको आप लोग वहाँ से कर लीजिएगा। तो कह रहा है कि भैया ओवरऑल डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरमेंटल जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनके, यानी पर्यावरण गुणन का जो समग्र अवनयन। उसके बाद क्या है, दूसरा कह रहा है कि एडवर्स चेंज ब्रॉट इन बाय ह्यूमन एक्टिविटी, यानी मानवीय गतिविधियों से होने वाले प्रतिकूल परिवर्तन। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस बिकॉज ऑफ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी परिस्थिति विविधता के कारण परिस्थिति असंतुलन। तो इनमें से डी कह रहा है उपयुक्त सभी। बताइए कौन सा इसमें से क्या हो जाएगा आपका, इससे संबंधित है कि भाई आपका जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, जो आपका पर्यावरण अवनयन से अभिप्राय क्या है। तो भैया सभी हो जाएगा भाई। देखिए पर्यावरण में क्या है, विविधता के कारण जो परिस्थिति असंतुलन है वो भी बन जाएगा। अगर सारी चीज़ें अलग अलग नहीं होंगी तो भैया असंतुलन की स्थिति हो जाएगी। उसके बाद मानवीय गतिविधियों में होने वाले प्रतिकूल परिवर्तन, ये भी क्या है, पर्यावरण के लिए नुकसानदायक हैं। उसके बाद जो पर्यावरणीय गुणों का समग्र अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, ये भी याद रखिए। तो सारी चीज़ें इसमें क्या हो जाएंगी, आपकी सही हो जाएंगी, ये याद रखिएगा। पर्यावरण अवनयन से आशय पर्यावरण के गुणवत्ता में गिरावट था, मानवीय कारकों से उत्पन्न प्रतिकूल परिवर्तन से है, यानी कि जो हम लोग मानवीय जो कार्य करते हैं, जो उनकी पर्यावरण से जो मतलब पर्यावरण में जो नुकसान पहुंचाते हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपका पर्यावरण अवनयन से में इसको रखा जाता है, उसमें जो है इसका अध्ययन किया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 136 है। 136 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्स। तो बताइए, असर्शन कह रहा है नेचुरल एनवायरनमेंट इज क्लीन, यानी जो प्राकृतिक संरक्षण जो पर्यावरण से होता है वो स्वच्छ होता है। तो बताइए क्या सही है। उसके बाद रीजन कह रहा है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, यानी कि जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है उसके लिए जो ह्यूमन होते हैं वो उनकी एक्टिविटीज़ जो है रिस्पॉन्सिबल रहती हैं। क्या ऐसा होता है, यानी कि मानव जो क्रियाकलाप हैं पर्यावरण प्रदूषण के लिए क्या उत्तरदायी हैं। तो बताइए इनमें से क्या है। क्वेश्चन कह रहा है ए एंड आर जो बोथ दोनों आर करेक्ट, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन। और आपका जो है बताइए ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स और ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। बताइए इनमें से क्या आपका आंसर हो जाएगा। तो भाई देखिए आप सीधे हम बात करते हैं, जो प्राकृतिक पर्यावरण स्वच्छ होता है और बिल्कुल होता है भाई, इस पर कहा नहीं जा सकता। रीजन क्यों है कि मानव क्रियाकलाप है पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। देखिए प्राकृतिक पर्यावरण स्वच्छ होता है, लेकिन अगर उसमें मानव जो आपकी क्रियाकलाप होती हैं वो प्रदूषण क्या करती हैं, पर्यावरण प्रदूषण करती हैं। तो क्या है, दोनों सही हैं, सत्य हैं और एक दूसरे से इंटररिलेट हैं। तो इसलिए क्या है, जो ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द
ए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जो प्राकृतिक जो पर्यावरण है मूलतः स्वच्छ होता है, जबकि अनेक मानव गतिविधियां जैसे प्रदूषण को उत्पन्न करती हैं। जैसे मान लीजिए आपका फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो कचरा है, आपका आपका जो पर्यावरण में जो आपका धुआं है, इनमें से क्या है, सारी चीज़ें ये गतिविधियां जो हो रही हैं, ये पर्यावरण के लिए क्या है, नुकसानदायक ही तो हैं। तो इन दोनों का सही है और कारण भी कथन की क्या करता है, व्याख्या करता है, याद रखिएगा। और 150 क्वेश्चन मेरा लक्ष्य है, आज 150 तक के पहुंचाना है, तो आज 150 तक के ही करवा के मैं जाऊंगा। 137 है, विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट इकोलॉजिकल नीड्स। जो इकोलॉजिकल नीड्स होते हैं उसके बारे में कौन कौन सा जो है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको हम वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में भाई इसको रखा जा सकता है, क्योंकि बेहतरीन क्वेश्चन है। उसके बाद ये कह रहा है डोमिनेंस ऑफ द सिंगल स्पीसीज बिकॉज मिनिमम ऑफ द रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड इज इक्विटेबल इन ए हैबिटेट। यानी कि कह रहा है जो डोमिनेंस होता है सिंगल स्पीसीज का, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो मिनिमम जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है इन सभी जगहों में, नंबर ऑफ द स्पीसीज बिकम्स स्मॉल इन इकोलॉजिकल नीड्स इफ़ रिसोर्सेज आर सफिशिएंट। अगर रिसोर्सेज क्या है, सफिशिएंट हैं, तो क्या है, जो नंबर ऑफ स्पीसीज हैं वो स्मॉल इकोलॉजिकल नीच का निर्माण करते हैं। क्या ऐसा है? सी कह रहा है जो डोमिनेंट स्पीसीज ऑक्यूपाई एक्सटेंसिव एंड ब्रॉडर इकोलॉजिकल नीच। जो डोमिनेंस स्पीसीज होती हैं, जो आपकी जो अपना मतलब आधिपत्य वाली जो स्पीसीज होती हैं, वो ऑक्यूपाई क्या करती हैं, एक्सटेंसिव एंड ब्रॉडर इकोलॉजिकल नीच। वो क्या करती हैं, जो ब्रॉडर इकोलॉजिकल नीच होती है उसको ऑक्यूपाई करने का काम करती हैं। क्या ऐसा? अगला कह रहा है नंबर ऑफ द स्पीसीज बिकम्स लार्ज इन द इकोलॉजिकल नीच ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम इफ रिसोर्सेज आर सफिशिएंट। अगर रिसोर्सेज जो है सफिशिएंट हैं, तो नंबर ऑफ द स्पीसीज हैं तो क्या होंगे, लार्ज जो इकोलॉजिकल नीच का निर्माण करेंगे। तो ऐसा क्या है, बताइए इनमें से क्या आंसर आपका हो जाएगा, आप बताइए इनमें से क्या आंसर हो जाएगा। भाई क्या हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। यानी कि अगर नंबर ऑफ द स्पीसीज बिकम्स स्मॉल इन इकोलॉजिकल नीच इफ़ रिसोर्सेज सफिशिएंट। अगर रिसोर्सेज मान लीजिए कोई चीज़ एक जगह पर क्या है, एक जगह पर क्या है भाई, एक जगह पर कोई भी मतलब मान लीजिए फूड है, ठीक है, फूड अगर मतलब पर्याप्त है, पर्याप्त मात्रा में है, तो क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ द स्पीसीज बिकम्स स्मॉल इन इकोलॉजिकल नीच। वो क्या है, जो स्मॉल यानी छोटा जो है आपका क्या करेंगे, निकेत का निर्माण करेंगे, है ना। अगर आपको फूड जो सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो वहाँ पर क्या है, छोटी जगह पर ही आप लोग रह लेंगे, वहाँ पर अच्छे तरीके से आप अपना खान पान सारी चीज़ें व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये इसका क्या हो जाए, आंसर हो जाएगा। यानी कि इकोलॉजिकल नीच किसी प्रजाति की परिस्थिति की भूमिका तथा संसाधनों का उपयोग पर्यावरण में उनके कार्यात्मक स्थान से संबंधित होता है, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 138 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेसेस ऑफ बायोटिक सक्सेशन। यानी कि जैविक अनुक्रम की अवस्थाओं का सही कौन सा क्रम कौन सा है, बताइए भाई। माइग्रेशन, एसिसिस, रिएक्शंस एंड स्टेबलिसाइजेशन। तो बताइए माइग्रेशन, तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम ऑप्शन पढ़ने में टाइम लगता है, तो सीधे आंसर हो जाएगा आपका माइग्रेशन, एक्सेसिस, और उसके बाद आ जाएगा आपका रिएक्शन, फिर स्टेबलाइजेशन हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले कोई जीव जंतु क्या करते हैं, माइग्रेशन, यानी कि नए क्षेत्र से मतलब यहाँ पर क्या करते हैं, पहुँचते हैं, यानी माइग्रेट करके नए क्षेत्र से यहाँ पर आते हैं। कोई प्रजातियाँ क्या हैं, प्रजातियाँ यहाँ पर न्यू प्रजातियाँ जो है आती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करती हैं, आपका एक्सेसिस करती हैं, स्थापना, यानी पर यहाँ पर आएंगी तो अपना घर वगैरह जो आप रहने के लिए वो उसका क्या है करेंगे, यानी स्थापना का कार्य करते हैं, स्थापना का कार्य करते हैं। उसके बाद रिएक्शन, समुदाय द्वारा पर्यावरण में परिवर्तन के अनुसार अपना कार्य करते हैं। जो पर्यावरण में परिवर्तन होता है, पर्यावरण में जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन के अनुसार क्या करते हैं, अपना कार्य करते हैं, परिवर्तन के अनुसार कार्य इनके द्वारा किया जाता है। फिर स्टेबलाइजेशन होता है, यानी स्थिर अवस्था की ओर विकास करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जब वो पर्यावरण में ढल जाते हैं तो वहाँ पर हमेशा के लिए स्थिर रूप से, यानी कि स्थिर रूप से हमेशा के लिए रहने की अवस्था में हो जाते हैं। यानी स्थिर अवस्था में क्या करते हैं, अवस्था में विकास करते हैं, विकास
करते हैं। यानी कि जब मालूम हो गया कि भैया हम नई जगह पर गए, वहाँ पर अपना आवास घर बनाया, फिर वहाँ पर पर्यावरण से परिवर्तन के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। जब हम मतलब ढाल लिया तो क्या है, फिर उसके बाद वहाँ पर वो लोग हमेशा के लिए स्थिर हो जाएंगे, वहीं पर हमेशा रहेंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो भाई इसके अनुसार क्या होता है, जैविक अनुक्रम में जो माइग्रेशन के बाद एक्सेसिस, फिर रिएक्शन होता है, फिर अंत में स्टेबलाइजेशंस की अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो ये सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 139 कहता है निम्नलिखित शब्दों को उनके अर्थ के से क्या है मिलाइए। तो क्या है आपका न्यूडेशन प्रवासन और आक्रमण स्थापना यानी एक्सेसिस या प्रतिक्रिया रिएक्शन, उसके बाद स्थिरीकरण यानी स्टेबलाइजेशन। कह रहा सही क्रम क्या है। तो अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़ा था तो आप लोगों को पता होगा कि सही क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले क्या होगा भाई, न्यूडेशन का सबसे पहले क्या हो जाएगा इसका, हाँ इसका क्रम क्या हो जाएगा, सही क्रम क्या है आपका, है ना। कहाँ गया इसके अंतर्गत, वो सीक्वेंस नहीं दिया गया। हाँ, तो सही क्रम क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले आएगा आपका न्यूडेशन यानी कि क्षेत्र का क्या है, नग्न यानी रिक्त स्थान, यानी कि कहाँ, जहाँ पर आप मान लीजिए कोई प्रजाति है, अगर प्रजाति क्या है वहाँ रहने के लिए आ रही है, रहने के लिए क्या है, रहने के लिए आ रही है तो क्या होगा भाई, वहाँ पर स्थान तो खाली होना चाहिए। जगह जब खाली होगी, जब जगह क्या होगी, खाली होगी, तो वहाँ पर अपना घर मकान वगैरह सब कुछ जो कुछ रहने का है बनाएंगे। उसके बाद जब वहाँ पर जगह खाली होगी, फिर उसके बाद क्या होगी आपकी माइग्रेशन यानी प्रजातियों का आगमन होगा। जब वहाँ पर नई नई प्रजातियाँ आएंगी, उसके बाद एक्सेस यानी पर जो एक्सेसिस हो जाएगा, यानी प्रजातियों का स्थापित होना हो जाएगा। वहाँ पर प्रजातियाँ क्या होगी, वहाँ पर स्थापित हो जाएंगी। उसके बाद वो रिएक्शन होगा, यानी जीव जो पर्यावरण में परिवर्तन के अनुसार अपने आप को वो ढाल लेंगे। जब ढाल लेंगे तो भाई जब सारी चीज़ें ढाल लिए तो उसके बाद स्टेबलाइजेशन हो जाएगा, यानी स्थिर इन चरम समुदाय का क्या है, इनके द्वारा निर्माण किया जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही अनुक्रम हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 140 यानी कि 40 में आ गए, 140 में। तो क्या हो जाएगा 140 में, कह रहा है द ग्रीन प्लांट्स इन टेरिस्टेरियल इकोसिस्टम ऑब्जर्व सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देयर लिव्स एंड convert it into food energy. The percentage of the solar radiation observed by the green plants for the process of the photosynthesis is about, यानी कि जो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे अपने पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की अवशोषित कर अपना भोजन यानी कि खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के लिए हरे पौधों द्वारा अवशोषित सौर विकिरण लगभग कितना होता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और पूछा भी गया है लोअर पीसीएस, उसमें आपका किस में पूछा गया है, तो उसमें आपका लेखपाल में पूछा गया है, याद रखिएगा। 1%, 10%, 8% या 2%। तो बताइए किस में क्या हो जाएगा कि कितना जो है पौधों के द्वारा जो पड़ने वाला जो आपका क्या है, पड़ने वाला पौधों की पत्तियों पर जो प्रकाश होता है सूर्य का, तो कितना प्रतिशत जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। तो कितना करते हैं भाई, 1%, यानी कि 0 पॉइंट कुछ समथिंग होता है, लगभग 1% के आसपास उसको मान सकते हैं। तो लगभग कितना 1% के आसपास ये क्या करते हैं आपका ऑब्जर्व करते हैं, और इसी से अपना क्या है भोजन का निर्माण इनके द्वारा किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 141 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्री इज डेंजरस फॉर इन्वायरमेंट, यानी कि कौन सा इनमें से ट्री जो है डेंजरस है इन्वायरमेंट के लिए। बताइए पर्यावरण के लिए कौन सा खतरनाक है, बबूल है, इकोलिप्टिस है, नीम, बबूल है आपका, उसके बाद क्या है आपका नीम है, बताइए कौन सा। सभी लोगों को पता है पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है इकोलिप्टिस को। भाई इकोलिप्टिस क्या है, सबसे ज़्यादा जो है जल का अवशोषण करता है। तो आसपास के जो पेड़ पौधे होते हैं उनके लिए पनपना वहाँ पर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए जो पर्यावरण के लिए खतरनाक इसको समझा जाता है, क्योंकि जल का सबसे ज़्यादा उपयोग इसके द्वारा किया जाता है, इकोलिप्टिस के द्वारा, याद रखिए। 142 क्वेश्चन नंबर 142 कह रहा है ए बायोलॉजिकल कम्युनिटी इज इट्स इन्वायरमेंट सच एज ए पाउंड एंड ओशन ए फॉरेस्ट इवन एंड एक्वेरियम इज नोन एज, यानी कि अपने पर्यावरण में स्थिर जो समुदाय, जो जैविक समुदाय जैसे तालाब हो गया, महासागर हो गया, वन हो गया अथवा एक्वेरियम, इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या नाम दिया जा सकता है आपका, बायोम, कम्युनिटी, या अजैविक पर्यावरण, या आपका इकोसिस्टम यानी जो पारिस्थितिकी तंत्र। बताइए इनमें से क्या आपका आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा कि ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाते हैं, है ना।
तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका इकोसिस्टम का निर्माण करती है, यानी कि जो पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण इनके द्वारा किया जाता है, ये याद रखिएगा। तो उसके बाद में है क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा विकल्प जो है इनके इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेते हैं। तो बायोम क्या होता है, यानी बायोम क्या होता है बताइए। बायोम क्या होता है, एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र का प्रमुख इकोलॉजिकल क्या यूनिट है, जैसे ट्रॉपिकल, रेन फॉरेस्ट, डिजर्ट आदि। ये क्या है, एक प्रकार की क्या है, भौगोलिक जो इकोलॉजिकल यूनिट है बायोम, यानी कि एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र का प्रमुख इकोलॉजिकल इसको यूनिट कहा जाता है। यूनिट यानी कि उसकी इकाई है, यूनिट है, इतना याद रखिएगा। क्या है, यूनिट है बायोम, ठीक है। जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया, क्या है अगर एग्जाम्पल बात करें तो ट्रॉपिकल, जैसे आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो क्या है, ये क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया आपका। इसी प्रकार से डिजर्ट हो गया, यानी कि डिजर्ट यानी कि आपका क्या है, आपका रेगिस्तान। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें मिलकर क्या कर रही हैं, तो एक यूनिट का निर्माण कर रही हैं, यानी कि बायोम का निर्माण कर रही हैं। तो बायोम क्या है, एक इनकी यूनिट है। जैसे मान लीजिए आप लोग मतलब कोई सब्जी खरीदने जाते हैं तो किलो में खरीदते हैं, उसी प्रकार से हम बताना चाहें कि भौगोलिक क्षेत्र में ये भौगोलिक क्षेत्र किस प्रकार का है, कैसा है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बायोम बोलते हैं कि भाई ये बायोम है, यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला, या आपका डिजर्ट यानी कि आपका जहाँ पर आपका पेड़ पौधे कुछ नहीं उग रहे हैं, तो वो क्या है, आपका इस प्रकार का बायोम है। उसके बाद कम्युनिटी क्या कहलाता है, कम्युनिटी क्या होता है भाई, कम्युनिटी का मतलब है केवल क्या होता है, विभिन्न प्रकार की जो स्पीसीज होती है उनकी पॉपुलेशन का जो बायोलॉजिकल ग्रुप होता है, इसमें आयोटिक इन्वायरमेंट का पूरा इंटरेक्शन शामिल नहीं होता है। यानी कि इसमें जो क्या होता है, जो आपका विभिन्न स्पीसीज की जो पॉपुलेशन है उसका बायोलॉजिकल जो ग्रुप होता है उसी को क्या बोलते हैं, कम्युनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कम्युनिटी बोलते हैं, याद रखिएगा। इसमें क्या होता है कि विभिन्न जो है भाई, इसमें होता है विभिन्न स्पीसीज की जो पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन जो होती है उसी को क्या बोला जाता है, आपका पॉपुलेशन ग्रुप होता है। जो पॉपुलेशन क्या क्या होता है, ग्रुप होता है, उसी को आपका कम्युनिटी बोला जाता है, याद रखिएगा। अबायोटिक इन्वायरमेंटल आप लोगों को पता है, इसमें कि बताने की क्या बात है, जिसमें भाई अबायोटिक जिसमें जो कोई भी मतलब अलग अलग प्रकार की सारी चीज़ें हों तो उसको अबायोटिक। इसमें भौतिक और पर्यावरण के बीच में परस्पर क्रिया की कार्यात्मक इकाई में पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम कहलाते हैं, याद रखिएगा। जो जीव समुदाय होता है उनके भौतिक और जो अजैविक पर्यावरण के बीच में जो परस्पर क्रिया से बनता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, आपको इकोसिस्टम बोलते हैं। 143 क्वेश्चन का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द इकोसिस्टम, यानी पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। पहला कह रहा है, ए वाला कह रहा है इसमें जैविक अजैविक दोनों घटक होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं भाई। कह रहा है इसकी अपनी उत्पादकता होती, बिल्कुल होती है। या एक बंद तंत्र है, या आपका डी कह रहा है या प्राकृतिक संसाधन तंत्र होते हैं, तो ये भी सही है आपका, है ना। तो ये क्या है, आपका बंद तंत्र नहीं है, ऐसा नहीं होता है ना। 143 में तो भाई क्या हो जाएगा आपका, तो भैया ये बंद तंत्र नहीं होता, क्योंकि ये खुला होता है। इसमें कोई भी जीव जंतु अपना जो प्रजाति होती है कहीं से भी आ सकती हैं और उसमें अपना जो है अपना योगदान दे सकती हैं। प्रतितंत्र एक बंद तंत्र नहीं होता, इसमें ऊर्जा पदार्थों का क्या है, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच में आदान प्रदान होता रहता है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 144 कह रहा है, द कंसेप्ट ऑफ द इकोलॉजिकल ट्रांजिशन व द फर्स्ट यूज बाई, यानी इकोलॉजिकल जो ट्रांजिशन की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। एल्टन के द्वारा, या बेनेट के द्वारा, या बर्केली के द्वारा, या रैट जेल के द्वारा, किसके द्वारा जो है सबसे पहले आपका इकोलॉजिकल ट्रांजिशन का प्रयोग किया गया था, तो बताइए किसके द्वारा इकोलॉजिकल ट्रांजिशन का प्रयोग किया गया था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बेनेट, यानी कि बेनेट के द्वारा सबसे पहले जो है आपका इकोलॉजिकल क्या किया गया था, इकोलॉजिकल ट्रांजिशन के अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। और इनके द्वारा जो है ना,
तो इनके द्वारा क्या किया गया था, तो इनके द्वारा ये सारी चीज़ें प्रयोग की गई थी। और एल्टन के द्वारा क्या किया गया था, एल्टन के का नाम जो है इकोलॉजी में फूड चेन और फूड वेब इकोलॉजिकल पिरामिड के रूप में जुड़ा है। यानी कि इनके द्वारा सबसे पहले ये शब्द दिया गया था, क्या किया एल्टन के द्वारा इकोलॉजी में क्या किया गया था, फूड वेब यानी कि फूड चेन्स एंड फूड वेव्स यानी खाद्य श्रृंखलाएं एवं इकोलॉजिकल पिरामिड। जो इकोलॉजिकल क्या होता है, इकोलॉजिकल पिरामिड इनके द्वारा ये सारे टर्म्स जो है इनके द्वारा दिए गए थे, याद रखिएगा, एल्टन के द्वारा। उसके बाद अगला है आपका अहम, और कोई इसमें हाँ, और इनके द्वारा तो कोई काम नहीं किया गया, बाकी याद रखिएगा। तो भैया क्या है, इकोलॉजिकल ट्रांजिशन की अवधारणा सर्वप्रथम बेनेट के द्वारा प्रदान किए गए, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 50 की बात किए थे ना हमने, तो क्वेश्चन नंबर 145, हु ऑफ द फॉलोइंग यूज द टर्म डीप इकोलॉजी, जो फर्स्ट टाइम, यानी जो इनमें से सर्वप्रथम डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा सबसे पहले किया गया था, याद रखिएगा। तो किसके द्वारा किया गया था बताइए, ईपी ओडम के द्वारा, सी रोंक्योर के द्वारा, या आर्ने नेस के द्वारा, या एफई क्लेमेंट्स के द्वारा। सबसे पहले आपका डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, बताइए आप सभी लोग आंसर इसका, है ना। तो भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा आप बताइए, जो डीप इकोलॉजी का सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था, तो आर्न नेस के द्वारा, जो है आर्ने नेस के द्वारा इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था, याद रखिएगा। तो भाई हम लोग एक एक जितने हैं इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ना। तो ईपी ओडम जो है जो क्या थे, एक इकोलॉजिस्ट थे, ये भी क्या थे, एक इकोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने इकोलॉजी के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, और याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो रोंकर थे, रोंकर ये क्या थे, ये इकोलॉजी का इनके द्वारा क्या किया गया था, अभी प्लांट इकोलॉजी से संबंधित तथा लाइफ फॉर्म क्लासिफिकेशन से संबंधित हैं, याद रखिएगा। ये क्या है, प्लांट इकोलॉजी और प्लांट इकोलॉजी और प्लस जो आपका लाइफ फॉर्म क्लासिफिकेशन से संबंधित हैं, याद रखिएगा। कौन से आपका, अगर ये शब्द आ जाए कभी कि आपका प्लांट इकोलॉजी और प्लस लाइफ फॉर्म क्लासिफिकेशन से कौन संबंधित है, तो सी रोंकर जी जो है इससे संबंधित है। एफ.ई. क्लीमेंट्स जो है, एफ.ई. क्लीमेंट्स इनके द्वारा क्या योगदान दिया गया है, तो एफ.ई. क्लीमेंट्स जो है ये इकोलॉजिकल सक्सेशन और क्लाइमेक्स कम्युनिटी की अवधारणा इसके द्वारा दी गई है, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है आपका। इनके द्वारा क्या किया गया, इकोलॉजिकल सक्सेशन SECCSION सक्सेशन, और प्लस आपकी किसके, और क्लाइमेक्स, जो आपकी क्लाइमेक्स कम्युनिटी, जो ये टर्म्स इनके द्वारा क्या किए गए हैं, दिए गए हैं, याद रखिएगा, ठीक है सभी लोग, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद डीप इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आपका अर्न नेस के द्वारा दिया गया है, यह याद रखिएगा। यह दृष्टिकोण प्राकृतिक और सभी जीवों के लिए अंतर्निहित मूल्यों पर बल देता है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद 146 क्या कह रहा है कि भैया मेजरिंग यूनिट ऑफ द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, यानी कि जो मेजरिंग यूनिट है आपकी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स की, यानी जो पारिस्थितिकी पदचिह्न की मापन इकाई है उसको, वो क्या है बताइए भाई, वैश्विक हेक्टेयर, या आपका नैनोमीटर है, या आपका हॉपस घन फुट है, या आपका घन टन है, बताइए क्या है भाई। आप लोगों ने पढ़ा होगा जो पारिस्थितिकी पदचिह्न क्या होती हैं और इनका मापन कैसे किया जाता है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, बहुत लोग जो है इसमें कंफ्यूज होंगे, और कंफ्यूज होने के बाद
कोपस क्यूबिक फुट जो है इसमें लगा देंगे, ये वाला आंसर लगा देंगे, जबकि ये क्या है, गलत है। आपका ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा आपका ग्लोबल हेक्टेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ग्लोबल हेक्टेयर, यानी पारिस्थितिकी पदचिन्ह की जो मापन इकाई है वो वैश्विक हेक्टेयर यानी कि ग्लोबल हेक्टेयर है। इसमें जो है आपका माप किया जाता है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की ग्लोबल हेक्टेयर में व्यक्त किया जाता है, और इसको याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, GHA। इसमें जो है इसकी यूनिट ये शॉर्ट फॉर्म रहती, तो ये इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद किसी भी इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो है आपका ये या किसी भी जो आपका पॉपुलेशन होता है, पर्सन की प्रकृति और रिसोर्स के डिमांड को क्या है इसके द्वारा दर्शाया जाता है, याद रखिएगा। तो पारिस्थितिकी इकोलॉजिकल यानी फुटप्रिंट को सामान्यतः ग्लोबल हेक्टेयर यानी कि GHA में मापा जाता है, या किसी व्यक्ति की अथवा जनसंख्या द्वारा प्राकृतिक संसाधनों पर डाली गई मांग, यानी कितना जो है आपके मतलब कितनी मांग की जा रही है प्रकृति से इस जीव जंतुओं के द्वारा, तो उसकी जो माप की जाती है तो उसको बोलते हैं आपका ग्लोबल हेक्टेयर, याद रखिएगा, है ना। बस क्वेश्चन नंबर 147 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन इकोसिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में जो जैव विविधता की वृद्धि के लिए उत्तरदायी नहीं है, बताइए क्या है। प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, या इंटरमीडिएट डिस्टर्बेंस मध्यवर्ती व्यवधान, या एज ऑफ इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र की आयु, या लेस नंबर ऑफ द ट्रॉपिक लेवल यानी कम पोषी स्तरों की संख्या। तो बताइए इनमें से कौन सा है जो पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता के लिए वृद्धि के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो भैया नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो बताइए इसमें से क्या आंसर हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए दो प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भाई। अगर यही नहीं होगी तो भैया पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता कैसे होगी। उसके बाद इंटरमीडिएट डिस्टर्बेंस यानी जो मध्यस्थ व्यवधान होता है, यानी कि अलग अलग प्रकार की जो प्रजातियां उनके बीच में जो डिस्टर्बेंस होता है उन चीज़ों को भी देखने को मिलता है। एज ऑफ इकोसिस्टम यानी कि कितना पुराना आपका ये क्या है इकोसिस्टम है, उस पर भी डिपेंडेंट होता है। लेकिन आपका लेस नंबर ऑफ द ट्रॉपिकल लेवल्स, तो इस पर क्या है आपका डिपेंडेंट नहीं होता, याद रखिएगा। लेस नंबर ऑफ ट्रॉपिकल जो है कंपोस्टों की स्तर, ये सही हो जाएगा आंसर। तो आपका पारिस्थितिकी तंत्र की जो उत्पादकता हो गया, मध्यवर्ती व्यवधान हो गया, पारिस्थितिकी तंत्र की आयु जैव विविधता को क्या करते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन कम पोषी स्तरों की संख्या जैव विविधता को जो बढ़ाने के कारक नहीं हो सकते हैं, ये याद रखिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 148 है, गिवन द बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, वन इज द लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर कह रहा है कि रीजन, यानी कि एक असर्शन दिया गया, एक रीजन दिया गया कथन में। बताइए, असर्शन दिया गया है कि वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर नॉट इंटरडिपेंडेंट, यानी कि जो वेरियस पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न जो घटक होते हैं एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। क्या ये सही है, आप लोग बताइए। उसके बाद अगला कह रहा है कि रीजन कह रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव द इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, जो मानव की गतिविधियां होती हैं वो इम्पैक्ट डालती है जो इन्वायरमेंट पर, क्या ऐसा है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है। तो भैया आपका क्या हो जाएगा, देखिए जो पारिस्थितिकी तंत्र में जो विभिन्न घटक होते हैं एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, नहीं होते भाई, होते हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव द इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट पर प्रभाव डालते हैं, बिल्कुल डालते हैं। मानव गतिविधियां जो पर्यावरण के प्रभाव डालते हैं, बिल्कुल डालते हैं भैया। तो क्या हो जाएगा, ए गलत है और ए इज गलत, फॉल्स एंड बट आर इज ट्रू, ये आपका आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न घटक परस्पर निर्भर होते हैं और ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जबकि मानवीय गतिविधियां पर्यावरण को प्रभावित करती हैं, ये भी सही हो जाएगा। 149 पर हम पहुंच गए भाई, एक क्वेश्चन और है, उसके बाद अगली क्लास में देखेंगे। व्हाट इज़ द ट्रू अबाउट इकोसिस्टम, यानी पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में क्या जो है सत्य है, बताइए। प्राइमरी कंज्यूमर्स आर जो लिस्ट डिपेंडेंट अपॉन प्रोड्यूसर्स, भी कह रहा है प्राइमरी कंज्यूमर्स आर आउट नंबर्स प्रोड्यूसर्स। सी कह रहा है प्रोड्यूसर्स आर मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर्स। डी कह रहा है जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल। तो बताइए इनमें से क्या आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, सी वाला हो जाएगा। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं आर मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर्स, ये जो प्रोड्यूसर होते हैं वो ज़्यादा संख्या में, तो भाई पेड़ पौधे घास, ये क्या है आपका जो उनको खाने वाले, जैसे हिरन है,
बकरी है, तो उनसे उनकी संख्या से ये क्या है, सबसे ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। उनकी संख्या की मतलब सबसे ज़्यादा आपको पेड़ पौधे घास ये सारी पाई जाएंगी, उसके बाद ही आपकी हिरन वगैरह सारी चीज़ें पाई जाएंगी। ये क्या है, इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों की संख्या प्राथमिक उपभोक्ताओं से अधिक होती है। उत्पादक जो होते हैं स्वपोषी होते हैं, यानी कि स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं, उपभोक्ता अपनी ऊर्जा के लिए जो उत्पादकों पर क्या करते हैं, निर्भर होते हैं। ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 150 है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क जो आपका डेटेरियोरेट्स के रूप में इकोलॉजिकल बैलेंस बनाते हैं, इनके किसके द्वारा, निम्नलिखित में से किस में पारिस्थितिकी संतुलन जो है बिगड़ता है, याद रखिएगा किसके द्वारा बिगड़ता है। वनों की कटाई से, सामाजिक वनिकी से, वन महोत्सव से, या वनिकीकरण से। यह सीधा साधा आंसर है भाई। वनों की कटाई करेंगे तो भैया पारिस्थितिकी तंत्र जो है आपका नुकसान कर जाएगा। ये तो आप लोगों को पता है, पर्यावरण में वनों की कटाई के संतुलन से बिगड़ती है। इसके लिए विपरीत सामाजिक वनीकरण और वन महोत्सव और वनीकरण पर्यावरण के संरक्षण के लिए क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला। तो भाई इस प्रकार से हम लोगों ने देखे हैं भाई 150 क्वेश्चन हम लोगों ने पूरे कंप्लीट करा लिए हैं। तो इस प्रकार से ये क्लास आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, आप लोग सभी लोग बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर आए हैं तो भैया सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। आप लोगों को ये जो है आपको ई बुक अभी मैं डाल देता हूँ आपको इस पर टेलीग्राम पर, तो वहाँ पर जाइएगा, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। और बाकी जो मैंने इस पर जो मेन चीज़ें मैंने लिख दी हैं उसको भी पढ़िएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों का बेहतरीन तैयारी हो सके, सिली मिस्टेक ना हो, इसलिए आप लोगों की ये प्रैक्टिस कराई जा रही है। और क्वेश्चन आपका लेवल देख सकते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इसी प्रकार की आपकी सारी क्लासेस मिलने वाली हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए भाई, ये चैनल आपके लिए ही है और आपको अच्छे तरीके से आपको सिलेक्शन तक पहुँचाने की गारंटी मेरी है, ठीक है। तो चलिए फिर, आप लोगों से उम्मीद है वीडियो को लाइक कर दिए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।